हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आप भी इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वर्ण विचार पार्ट 2। वर्ण विचार में पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। बच्चों, तुम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो। पहले आपने आसाना पढ़ा, फिर 2 अच्छे के सब सीखे, 3 अच्छे के, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला गया। और किसी भी भाषा को सीखने से पहले आप आ से ज्ञ तक सीखते हो, A to Z सीखते हो, क्योंकि ये किसी भी भाषा को सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाती है उसे बोलते हैं वर्ण या अक्षर। तो इसकी Z डेफिनेशन होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे आ से ज्ञ तक जितने भी अक्षर आ रहे हैं वही वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं हम वर्णमाला पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? जहाँ सारे वर्णों को व्यवस्थित करके क्रम से रखा जाता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। आ से ज्ञ तक जहाँ एकत्रित करके यानी क्रमबद्ध तरीके से जहाँ उसे रखा जाता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण हैं। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं वर्णों के प्रकारों को। वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके हम दोनों ही प्रकारों की बात करते हैं। स्वर। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि जिन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे उनको उच्चारण करने के लिए हमारे को दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़े, उन्हें बोलते हैं स्वर। स्वर होते हैं हमारे 11। आ से लेकर अनार से लेकर ओ से औरत तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे स्वर हैं। समझ आया? स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन बच्चों का उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें बोलते हैं स्वर। इनकी संख्या 11 होती है। ये आ से लेके ओ तक होते हैं। अब आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। धीरे धीरे आगे हम इनके भेदों के बारे में भी जानेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के बोलने में थोड़ा समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाता है। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा सा समय लगता है उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, ये जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वर का जो दूसरा रूप है वो है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि इनके उच्चारण में ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ स्वर। अब आती है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, तिगुना यानी कि ह्रस्व से भी और दीर्घ स्वर से यानी कि दोनों से ही ज़्यादा समय लगता है, उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, हे कृष्णा या हे भैया, यानी कि इसका ज़्यादातर उपयोग मंत्रोच्चारण में या किसी को पुकारने में किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ओम लिखा है या कृष्णा लिखा है, उसमें 3 अक्षर यानी कि 3 की तरह कुछ बना हुआ है। इसका अर्थ क्या आता है? इसे क्यों लगाया गया है? इसका कारण क्या है? ये मैं बता रही हूँ। ये जो 3 से लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर इन दोनों से यानी कि तिगुना समय लग रहा है, इसलिए इस 3 का यहाँ प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये पूरा स्वर का टॉपिक समझ आया होगा। आगे हम बात करते हैं व्यंजन। स्वरों की मात्राएं। मात्रा क्या होती है? पहले हम इसे जानते हैं। स्वरों की निर्धारित चिन्ह होते हैं। हर स्वर की निर्धारित चिन्ह होते हैं और जो
जो अगर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तब वो उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चीनी मात्राएं कहलाते हैं। जैसे अगर हम का पर आ की मात्रा लगाएंगे तो वो जो क था वो बदल गया, उसका अब क्या जो नया रूप बना वो बना का। जैसे दा, दादा में आ की मात्रा लगी थी तो ये क्या बना दादा। इसी तरीके से हर स्वर की अपनी अलग अलग मात्राएं होती है। केवल एक स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, वह है अ। अब आ गया हमारा टॉपिक व्यंजन, जिसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब व्यंजन है, इसे स्वरों की सहायता से बोला जाता है, बिना स्वरों की सहायता से ये नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे इस का से कबूतर को पूरा करने के लिए का के नीचे जो हलंत लगा, इसका अर्थ है ये जो का है वो आधा है, जब इसके अंदर आ जुड़ेगा तब जाके ये का कंप्लीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श से ही पता चल रहा होगा कि इसमें छूने से रिलेटेड कुछ होगा। चलो हम डेफिनेशन को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे और हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को जब छूकर निकलती है तो उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और मुंह से जो जीभ है वो अन्य भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, तब उसे जो व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में बोले जाते हैं। यानी कि इनमें जो आवाज़ है, जो हमारा उच्चारण है वो थोड़ा गले के बीच में ही रह जाता है। य र ल व। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म से याद रखना, ऊष्म से ऊष्मा यानी कि गर्मी। स सलगम, स षटकोट, स सपेरा और ह हथौड़ा, यानी कि जो ये 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से ये विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। जब आप इनको उच्चारण करके देखोगे तो देखोगे कि आपके मुंह से कुछ गरम गरम वायु यानी कि गरम गरम हवा निकल रही है। इसी को बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। आगे बढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसको मैं बताती हूँ। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना किसी भी चीज़ को, और संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब हम 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाएंगे तो एक नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ क्षत्रिय, जब इसमें हम क से कबूतर और स षटकोर जो दोनों हलंत लगे हैं और इसके साथ अ प्लस करेंगे तब हमारा पूरा बनेगा छ से क्षत्रिय। इसी तरीके से त्र ज्ञ और इस तरह से श्रमिक है, इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व से याद रखना 2 व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं ये अभी मैं बता रही हूँ। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, यानी कि एक ही वर्ण होगा जो 2 बार मिलता है, तो उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा ला और पूरा ला, पक्का, लज्जा, चम्मच, गन्ना। इसमें आपने देखोगे जैसे आधा का, पूरा का, आधा जा और पूरा जा है, जो ये वर्ण आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। अयोगवा। अयोगवा, अब हमने बात कर ली स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन कहते हैं किसे कहते हैं। अब हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में आए हैं ना व्यंजन में आए हैं,
उनको जो वर्ण जो बच गए हैं उन्हें हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। आपको नीचे दिख रहे होंगे जो ये वर्ण अंग से अंगों बड़ा अंगा खाली वाला इस तरीके की ये जो वर्ण है उन्हें बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में के 3 भेद हैं, यानी कि इसके 3 प्रकार हैं: अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में आपको दिख रहा होगा एक बिंदी टाइप में जो रखी हुई है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है बिंदी। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, जब इनका उच्चारण करोगे तो हवा केवल नाक से निकलती है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। जैसे हंस, गंगा। दूसरा आता है अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु। अब इसकी डेफिनेशन होगी, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले उसे बोलते हैं अनुनासिक। इसमें जो ध्वनि का उच्चारण होगा वो नाक और मुंह दोनों से होगा। जैसे चांद, मुंह, अंगूठा आदि। लास्ट विसर्ग। विसर्ग जिसका आप संस्कृत में अधिकतर यूज़ करते हो। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि विसर्ग में जब इसका उच्चारण करोगे तो आपके हर वर्ड के पीछे यानी कि हर शब्द के पीछे ह की ध्वनि निकलेगी। जैसे प्रातः, अतः, फलतः इत्यादि। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आप भी इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वर्ण विचार पार्ट 2। वर्ण विचार में पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। बच्चों तुम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो। पहले आपने आ से आना पढ़ा, फिर 2 अच्छे के सब सीखे, 3 अच्छे के, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला गया। और किसी भी भाषा को सीखने से पहले आप आ से क्या तक सीखते हो, A to Z सीखते हो, क्योंकि ये किसी भी भाषा को सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाती है उसे बोलते हैं वर्ण या अक्षर। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे आ से ज्ञा तक जितने भी अक्षर आ रहे हैं वही वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं हम वर्णमाला पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? जहाँ सारे वर्णों को व्यवस्थित करके क्रम से रखा जाता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। आ से ज्ञा तक जहाँ एकत्रित करके यानी क्रमबद्ध तरीके से जहाँ उसे रखा जाता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण हैं। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं वर्णों के प्रकारों को। वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके हम दोनों ही प्रकारों की बात करते हैं। स्वर। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि जिन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे उनको उच्चारण करने के लिए हमारे को दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़े, उन्हें बोलते हैं स्वर। स्वर होते हैं हमारे 11। आ से लेकर अनार से लेकर ओ से औरत तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे स्वर हैं। समझ आया? स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में जिन बच्चों का उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें बोलते हैं स्वर। इनकी संख्या 11 होती है। ये आ से लेके ओ तक होते हैं। अब आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। धीरे धीरे आगे हम इनके भेदों के बारे में भी जानेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के बोलने में थोड़ा समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाता है। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा सा समय लगता है उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ,
ये जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वर का जो दूसरा रूप है वो है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि इनके उच्चारण में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ स्वर। अब आती है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, तिगुना यानी कि ह्रस्व से भी और दीर्घ स्वर से, यानी कि दोनों से ही ज्यादा समय लगता है, उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, हे कृष्णा या हे भैया, यानी कि इसका ज्यादातर उपयोग मंत्रोच्चारण में या किसी को पुकारने में किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ओम लिखा है या कृष्णा लिखा है, उसमें 3 अक्षर यानी कि 3 की तरह कुछ बना हुआ है। इसका अर्थ क्या आता है, इसे क्यों लगाया गया है, इसका कारण क्या है, ये मैं बता रही हूँ। ये जो 3 से लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर इन दोनों से यानी कि तिगुना समय लग रहा है, इसलिए इस 3 का यहाँ प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये पूरा स्वर का टॉपिक समझ आया होगा। आगे हम बात करते हैं व्यंजन। स्वरों की मात्राएं। मात्रा क्या होती है, पहले हम इसे जानते हैं। स्वरों की निर्धारित चिन्ह होते हैं। हर स्वर की निर्धारित चिन्ह होते हैं और जो अगर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तब वो उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। जैसे अगर हम का पर आ की मात्रा लगाएंगे तो वो जो क था वो बदल गया, उसका अब क्या जो नया रूप बना वो बना का। जैसे दादा, दादा में आ की मात्रा लगी थी तो ये क्या बना, दादा। इसी तरीके से हर स्वर की अपनी अलग अलग मात्राएं होती है। केवल एक स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, वह है अ। अब आ गया हमारा टॉपिक व्यंजन, जिसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब व्यंजन है, इसे स्वरों की सहायता से बोला जाता है, बिना स्वरों की सहायता से ये नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे इस का से कबूतर को पूरा करने के लिए का के नीचे जो हलंत लगा, इसका अर्थ है ये जो का है वो आधा है, जब इसके अंदर आ जुड़ेगा तब जाके ये का कंप्लीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन की 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श से ही पता चल रहा होगा कि इसमें छूने से रिलेटेड कुछ होगा। चलो हम डेफिनेशन को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे और हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को जब छूकर निकलती है तो उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और मुंह से जो जीभ है वो अन्य भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, तब उसे जो व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में बोले जाते हैं, यानी कि इनमें जो आवाज है, जो हमारा उच्चारण है वो थोड़ा गले के बीच में ही रह जाता है। य, र, ल, व। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म से याद रखना, ऊष्म से ऊष्मा यानी कि गर्मी। स सलगम, स सटकोट, स सपेरा और ह हथौड़ा, यानी कि जो ये 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है,
जब आप इनको उच्चारण करके देखोगे तो देखोगे कि आपके मुंह से कुछ गरम गरम वायु यानी कि गरम गरम हवा निकल रही है। इसी को बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसको मैं बताती हूँ। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना किसी भी चीज को, और संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब हम दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाएंगे तो एक नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ छतरी है, जब इसमें हम क से कबूतर और स षटकोर जो दोनों हलंत लगे हैं और उसके साथ अ प्लस करेंगे तब हमारा पूरा बनेगा छ से क्षत्रिय। इसी तरीके से त्र ज्ञ और इस तरह से श्रमिक। इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व से याद रखना दो व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं ये अभी मैं बता रही हूँ। जब एक वर्ण दो बार मिलता है यानी कि एक ही वर्ण होगा जो दो बार मिलता है तो उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे आधला और पूरला, पक्का, लज्जा, चम्मच, गन्ना। इसमें आपने देखोगे जैसे आधा का, पूरा का, आधा जा और पूरा जा है, जो ये वर्ण आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। अयोग वा। अयोग वा, अब हमने बात कर ली स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में आए हैं ना व्यंजन में आए हैं। उनको जो वर्ण जो बच गए हैं उन्हें हम बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं? अयोग वाह। आपको नीचे दिख रहे होंगे जो ये वर्ण अंग से अंगुर बड़ा अंगा काले वाला इस तरीके की ये जो वर्ण है उन्हें बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह में के तीन भेद हैं यानी कि इसके तीन प्रकार हैं। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार में आपको दिख रहा होगा एक बिंदी टाइप में जो रखी हुई है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है बिंदी। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, जब इनका उच्चारण करोगे तो हवा केवल नाक से निकलती है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। जैसे हंस, गंगा। दूसरा आता है अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु। अब इसकी डेफिनेशन होगी, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले उसे बोलते हैं अनुनासिक। इसमें जो ध्वनि का उच्चारण होगा वो नाक और मुंह दोनों से होगा। जैसे चांद, मुंह, अंगूठा आदि। लास्ट विसर्ग। विसर्ग जिसका आप संस्कृत में अधिकतर यूज करते हो। जिस अयोग व ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि विसर्ग में जब इसका उच्चारण करोगे तो आपके हर वर्ड के पीछे यानी कि हर शब्द के पीछे ह की ध्वनि निकलेगी। जैसे प्रातः, अतः, फलतः इत्यादि। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी।